नमस्कार साथियों, यूट्यूब के इस लाइव स्ट्रीमिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर हैं और आज के टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विगत दिनों में आप चाहे जिस भी क्षेत्र में हो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसके बारे में सुना होगा। उसके बारे में कई चिंताएं भी हैं, उन चिंताओं को भी देखेंगे और विशेष तौर पे भारत के सापेक्ष में इनसे जुड़ी जो चुनौतियां हैं, चुनौती क्या है और उन चुनौती को निपटने हेतु क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए संस्थागत स्तर पर, इन तमाम चीज़ों को भी आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। लेट मी श्योर की आवाज़ वगैरह सब बढ़िया है या नहीं। सब बढ़िया है या नहीं? चलिए, बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल कुछ बातें जो मुझे लगता है बतानी चाहिए। ये बातें सिर्फ आज के टॉपिक के लिए नहीं होगा। विगत तकरीबन आज मैं कितना 42 यानी कि 42वां दिन है और कैसे ये 42 दिन बीत गए पता नहीं चला। लेकिन इन विगत दिनों में जिस तरीके से मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास रहा, इन प्रयासों को आगे बढ़ता देख खुद में भी अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद बनती है कि हाँ, इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। और इन 42 दिनों में तकरीबन 42 टॉपिक रहे। अगर उनके मध्य जो 2-3 दिन या फिर 2-3 ऐसे सेशन है जिसमें क्वेश्चन सेशन के माध्यम से चीजें आगे बढ़ाएगी, तो अगर उन टॉपिकों को अगर आप सेशन को अगर काउंट ना करें तो तकरीबन 38-39 जो टॉपिक्स रहे उनका व्याख्यान मेरे तरफ से किया गया। तो कहना कुछ नहीं, कहना सिर्फ ये है कि ये चीजें बढ़ रही है और अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मौका मिल रहा है। ये लाइव दरअसल ये पब्लिक हुआ या नहीं ये कैसे पता चलेगा? देख लेता हूँ मैं। क्योंकि ये पब्लिक है। बहरहाल, तो चलिए बिना देर किए अपने टॉपिक को बढ़ते हैं। दरअसल मैं ये बातें कह रहा था कि जो मेरे यहाँ तक का सफर रहा काफी उत्साहवर्धक रहा। आप लोगों के कुछ ऐसे रिस्पॉन्स रहे जो काफी मेरे लिए एक मोटिवेशन के तौर पे काम किया। तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। बहरहाल आते हैं आज के टॉपिक पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और आज के जो भी सवाल और जवाब होंगे एआई के सापेक्ष में, केंद्र में भारत की जो समाज है, अर्थव्यवस्था है, तमाम चीजें उसके तर्कसंगत रहेगी। बहरहाल एक बार अगर मैं ये बता दूं कि टॉपिक के जो कोर है वो क्या है, तो भारत में एआई का विनियमन दरअसल यही एक बहुत बड़ा चिंता है हमारे देश में, विशेष तौर पे कि एआई इतनी ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा व्यापक रूप में उपयोग होने का एक आसार है और कई जगहों पे कई मायने में तो हो भी रहा। लेकिन विशेष तौर पे कोई ऐसी रेगुलेटरीज बॉडी नहीं है जो इतने व्यापक और गंभीर मुद्दा को संचालित करे। तो ये एक समस्या है। और एआई और भारत का कानूनी परिचय, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कानूनी तौर पे भारत में एआई की क्या स्थान है,
और तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भारत में एआई को किस तरीके से विनियमित किया जा रहा है। एक बताओ, चूंकि संयोग से हम लोग अभी एआई के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ये तो संयोग से एआई टॉपिक आ गया, लेकिन आप भारतीय अर्थव्यवस्था के सापेक्ष में देखें, भारतीय समाज के अगर सापेक्ष में देखें, तो कई ऐसी चीजें होती है जो व्यापक रूप में हमारे समाज में पसरा होता है, यूं कहें तो यूज में आया हुआ होता है, लेकिन उसके रेगुलेशन हेतु कोई ऐसा विशेष प्रयास न भारत सरकार के द्वारा न कोई निजी संस्थान के द्वारा होता है, जिससे आगे आने वाले समय में आने वाली जो भी स्थिति है वो काफी गंभीर भी हो सकती है। ऐसी कई ऐसी चीजें होती है जिनमें से एक जो वर्तमान में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। अगर सीधे तौर पे कहें तो अभी फिलहाल अगर किसी भी प्रकार का दुरुपयोग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई के माध्यम से, तो कोई ऐसे विशेष कानून का प्रावधान नहीं है जिसके तहत दंडित किया जाए। हालांकि दंड का प्रावधान तो है, लेकिन परोक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। वो ये है, आपने कई दफा मैंने भी इस बात का जिक्र किया कि जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 है, इसमें थोड़ी बहुत इस बात की जिक्र की गई कि अगर आर्टिफिशियल, दरअसल एलएलएम की बात की गई, उसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो उससे संबंधित बातें कही गई कि जो भी हमारे देश में एलएलएम आधारित चीजें संचालित हो रही, उसके रेगुलेशन, उसकी तमाम चीजों क्या होगी, उसके सापेक्ष बात कही गई। लेकिन वो एक तरीके से कह लो तो सतही तौर पे बातें कही गई, कोई विशेष उसके प्रति प्रावधान नहीं रहा। तो उन्हीं चीजों को हम देखते हैं कि अभी फिलहाल अगर हम ये देखना चाहें कि जो ये है टेक्नोलॉजी है, विशेष तौर पे बात करें तो जो आईटी कंपनीज है या आईटी व्यवहारात्मक चीजें जैसे एआई हो गया, तमाम चीजें, इसके संचालन हेतु क्या क्या बातें हैं। बहरहाल चलिए, तो पहली बात है सूचना। एक बात और, ये जो सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषय हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में पनपी, इसके जो शुरुआत है विशेष तौर पे भारत सरकार के द्वारा जिसे इंगित किया गया, बहुत पहले तो नहीं, विगत 2 दशक पहले 2000 में एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम लाया जाता है, जिसमें सिर्फ ये बातें कही गई कि जो भी इलेक्ट्रिक लेन देन है उसको एक तरीके से वैधानिकता प्राप्त हो, उसको एक तरीके से कानूनी प्रावधान मिले, इस तरीके की ही बात उसमें कही गई जो 2000 में आईटी अधिनियम आया। वो दूसरी बार 2011 में आया, जिसमें बहुत ज्यादा अभी मतलब कि विशेष तौर पर व्याख्यान वैसा नहीं देखने को मिला, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ये बातें कही गई कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा हैं और जो सूचना आप उन तकनीक के माध्यम से संग्रहित करते हो, उन सूचना का प्रयोग आप उन सब, हाँ मतलब उन जो डेटा है, उन डेटा का प्रयोग आप अनधिकृत रूप से नहीं कर सकते, ये बातें कही गई। 2001-2011 तक ये तमाम चीजें महज एक थोड़ी सी झलकियों के साथ रहा। 2021 में कुछ ज्यादा बातें निकल कर आती है, जिसमें ये बातें कही गई कि दरअसल 2021 में दोनों को मिलाकर एक संस्थान क्या कहेंगे, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023, मतलब 2 चीजें आई थी दरअसल, मैं अगर मैं ही करूं, एक 2011, उसके पहले 2021 में इन दोनों को मिला दिया गया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। 2023 में डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 लाया जाता है, और इसमें भी विशेष तौर पे बहुत बातें नहीं कहेगी जिसको हम एआई से जोड़कर देख सके। तो कहीं ना कहीं एक कमियां जो रेगुलेशन के तौर पे, जो एक परिचालन है उस तौर पे रही। वक्त 2023 का आता और यहाँ एक डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 करके आता, और यही अनेक आयाम खुल जाते हैं विशेष तौर पे एआई के सापेक्ष में। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, आपकी नजर पड़े होंगे कि इस बात को या इस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेता है और बातें कही जाती है न्यायतंत्र के द्वारा कि सरकार को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी स्थिति है, इसके रेगुलेशन हेतु, इसके दुरुपयोग हेतु कई ऐसे ये आसार दिख रहे हैं कि इसका आने वाले समय में दुरुपयोग होगा, बढ़ेगा। तो इसके लिए सरकार को सुनियोजित तरीके से अपना कोई उपाय लाए, कोई संस्थागत इंस्टीट्यूशन लाए, जिसके माध्यम से इसे संचालित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 2023 में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम नाम का एक वो आता है, जिसमें थोड़ी सी बात ये कही गई कि हाँ, अगर
कोई व्यक्ति, जैसे आपने हाल में ही देखा होगा 2024 में भी एक और बात अगर मैं आगे थोड़ा बढ़ा दूं, तो 2024 में हाल ही 2-3 महीने पहले तक, मार्च के आसपास की बात है, डीप फेक आधारित एक वीडियो, जो क्या नाम उनका, पुष्पा में जो है, जो भी नाम होगा, खैर उनकी एक छवि बनाई जाती है, और मतलब एक डीप फेक वीडियो बनाया जाता है और उसको प्रसारित किया जाता है, जिसमें अमिताभ बच्चन सर जो हैं वो भी खुलकर बातें कही, किस तरीके की किसी के प्रति भी प्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सही नहीं है, सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी। तो ये बातें कही गई, तब जाकर भारत सरकार ने विशेष तौर पे इस बात को संज्ञानित में लिया कि हाँ, अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किसी भी तरीके का डीप फेक वीडियोस या फिर डीप फेक फोटोज हैं अगर तैयार करता, तो उससे पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले तमाम चीजें नहीं थी। अभी अगर मैं ये बातें कहूं कि अगर कोई, मतलब ये वर्तमान में अगर ऐसी कोई चीजें संतोषजनक है, मतलब इस बात को लेकर हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ, विशेष तौर पे इसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी है, तो आंसर है नहीं, अभी भी आना बाकी है। तो ये चीजें रही। अब दूसरा ये है, मतलब दरअसल हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके हेतु जो विनियमन है, उसके हेतु क्या क्या हमारे संस्थागत उपाय हैं। दूसरा है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, जिससे शायद मैंने ये कर दिया, इसी में पहली बार एआई को एक जवाबदेहिता के रूप में, परिभाषित तो नहीं कह सकते, पर उद्धरण किया गया कि एआई अगर कुछ भी या किसी भी प्रकार की अगर डीप फेक या डीप फोटो, उस तरीके का डीप फेक, दरअसल आप समझ रहे होंगे, डीप फेक कहने का ऐसा हुआ ना कि आपकी किसी भी मतलब पिक को, वीडियोस को, जैसे कि आप देखे होंगे 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री को नचाते हुए, नाचते हुए दिखाया गया, वो डीप फेक वीडियोस के माध्यम से ही, मतलब डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है, LLM तो नहीं, पर हाँ उसी का एक रूप है, आप कह सकते हो, जिसके माध्यम से वो वीडियो बनाया गया। तो इसके जवाबदेहिता है तो 2023 में बातें कही गई थी। बहरहाल अगली है, यही है, दरअसल यही तक है, मतलब ये कि 2011 में पहली बार, 2000 में पहली बार दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आता है, फिर 2011 में आता है, 2021 में दोनों को मिला दिया जाता है, फिर 2023 में एक डेटा संरक्षण, पर्सनल डेटा के नाम से 2023 में अधिनियम आता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी, चूंकि हम एआई के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं कि क्या ऐसी कोई विधि हमारी सरकार लाई है जिसके माध्यम से एआई संबंधित चुनौतियों को निपटा जाए, तो आंसर है नहीं। तो यही एक कंसर्न और एक चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने काफी हद तक इस चीजों को अनेक, मतलब परोक्ष रूप से संचालित करने का प्रयास किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए इस बात को जिक्र किया, और जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज के लिए अगर संज्ञान लेता है तो आप मान जाइए बहुत बड़ी मुद्दा होने वाली है। मैंने आपको बताया था कि ये जो संज्ञान की स्थिति है वो क्या है, मतलब कैसे कोई न्याय तंत्र लेता है। बहरहाल उस पर नहीं जाना फिलहाल। तो ये बातें रही। अब हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो एआई प्रौद्योगिकी है, भारत के कानूनी फ्रेमवर्क को कैसे चुनौती दे रहा है। दरअसल मतलब ये कि चूंकि आपके पास किसी प्रकार का वो लिमिटेशन या बंधन नहीं है, तो उस बंधन को अंगूठा दिखाते हुए कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की वर्तमान परिस्थिति को एक तरीके से आप कह सकते हो चुनौती दे रहा है। तो पहली चीज जो है, गोपनीयता और डेटा संरक्षण कमजोरियां। मतलब ये, चूंकि आपके पास कोई वैसा स्केलेटन या वैसा कोई संस्था नहीं है जो इन चीजों को देके संचालित करे कि हाँ किसका डेटा कहाँ है और कौन किस डेटा को किस मत हेतु प्रयोग कर रहा है। तो पहली चुनौती क्या है, प्राइवेसी का। दरअसल अगर हम एक शब्दों में कहें तो इसको कैसे और एक्सप्लेन किया जाए। दरअसल मुद्दा यह है गोपनीयता और डेटा संरक्षण की कमजोरियां। चूंकि जैसा कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि हमारे देश में एआई को ऑडिट करने हेतु कोई उपाय नहीं है, तो इसके जो निगेटिव पक्ष है, या यूं कह ले कि जो बड़ी बड़ी LLM जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े डेटा का ये संग्रहित करके उसका यूज करती है, वो अपने इन तमाम कमजोरियों में रहते हुए आपके इस लूपहोल का यूज कर रही है। FRT करके आप एक बात सुने होंगे, फेस जो रिकॉग्निशन है, और
टेक्नोलॉजी एफआरटी विच मीन्स भी एक बहुत बड़ी चुनौती विशेष तौर पे हमारे अर्थव्यवस्था के तौर पे आई है। आपने सुना होगा हैदराबाद या कहीं किसी का ये एक गैंग आप कह लो, मतलब कई लोगों का समूह था जो एफआरटी टेक्नोलॉजी से, मतलब एआई के टेक्नोलॉजी से एफआरटी जैसे स्थिति को, यानी फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, मतलब ये कि आपके फेस को एआई के माध्यम से, मतलब फेस रिकॉग्निशन जैसी स्थिति उत्पन्न करते थे और जिससे आपके जो पर्सनल डेटाज हैं उसको कैप्चर करते थे। तो उसमें आपके फोन को खोल देना, मतलब जैसे अगर आपने फेस आता ना मतलब फेस दिखाओ फोन खुल जाता है, तो उस तरीके से फोन को अनलॉक करके जो भी डेटा है उनको अपने हाथ में ले लेते थे। दूसरी चीज जो देखी गई कि फेस जो एफआरटी टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड की स्थिति को देखने को मिला। मतलब ये कि आपके रिकॉग्निशन लेकर के, चूंकि हमारे आधार कार्ड में आपकी फेस रिकॉग्निशन जो आइकॉन या वगैरह तमाम चीजें होती है वहाँ ये भी जुड़ी होती है, और उसके मिल जाने मात्र से और वो लिंक्ड जो भी डेटा उस पर आधारित है जिसमें बैंक आधारित सूचना महत्वपूर्ण है, उसका उपयोग करके जो साइबर क्राइम है विशेष तौर पे वो ये किया गया, मतलब बढ़ गया। और ये कार्टेल के तौर पे हो रहा था, मतलब एक समूह इसको निर्धारित कर रहा था, जो कि हैदराबाद की शायद ये कहानी रही। तो ये भी बातें कही जा रही कि हमारे पास गोपनीयता और डेटा संरक्षण जैसी चुनौतियां हैं कि हम एआई को ये नहीं कर रहे। अगर किसी प्रकार की मतलब ये रहा और रेगुलरिटीज बॉडी रही जो इस बात को संचालित कर सके कि किसी प्रकार का ऐसा अवैध क्रियाकलाप जिसके माध्यम से समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मतलब गलत तरीके से यूज किया जा रहा, तो उसको रेगुलेट करने हेतु, उसको दंडित करने हेतु अगर वो तत्पर है तो कहीं ना कहीं रोका जा सकता है, अगर नहीं तो इसी तरीके से चुनौतियां और आगे बढ़ती जाएगी। और यहीं पे एक छोटा सा डेटा आप जान ले कि साइबर हमले के अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा साइबर हमले कहाँ होते हैं, तो दूसरे स्थान पे भारत है। मतलब अगर साइबर जैसी अगर ये दुश्मन है तो उससे ज्यादा खतरा भारत को है दूसरे स्थान पे। मतलब समझ सकते हो कितना बड़ा ये है। और अगर आप इस तरीके से, चूंकि आने वाले वक्त में जैसा मैं समझता हूँ आप भी इस बात को शायद सहमति के तौर पे आप अपना ये करेंगे कि जो भी आज से 5 साल 10 साल जितने भी वक्त लगे, जो भौतिक रूप से लड़ाइयां हैं वो कम होगी। जैसे आज से 2 दशक 5 दशक पहले हुआ करते थे कि सेना गई लड़ गई और इधर से गोलाबारी उधर से वो चल रहा है। ऐसी स्थिति या ऐसा युद्ध की जो नेचर है आने वाले वक्त में बदलेगा, स्वाभाविक तौर पे बदलेगा। और ये बदलाव की जो टिल्टेशन है, झुकाव है, वो साइबर हमले पर आधारित हो जाएगा। मतलब आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को कहीं हजारों और लाखों किलोमीटर दूर बैठे एक छोटे से क्लिक से बर्बाद किया जा सकता है। तो इसके हेतु भारत के अनेक जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे हैं, इस बात से भयभीत है और अपने आप को सुदृढ़ करने हेतु अनेक उपाय और अच्छे उपाय अपना रहे हैं। तो इसी के दरमियान भारत को भी इस तरीके का उपाय लाना चाहिए जिससे कि एआई से जो दुरुपयोग होते हैं उससे बचा जा सके, एआई को एक बेहतर और सुनियोजित तरीके से संचालित और उपयोग में लाया जा सके। दूसरी जो चुनौती है हमारे सामने डिजिटल कानूनी फ्रेमवर्क न होने के कारण, वो है एल्गोरिथम संबंधी निर्णय हेतु पूर्वाग्रह और भेदभाव। आप ये बात मानकर चलें, चूंकि एआई, मैंने पहले भी कहा और आपको भी पता होगा शायद, कि जो एआई है वो एलएलएम मॉडल पे आधारित है। मतलब ये कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर एक एल्गोरिदम होती है, एलएलएम जिसे हम कहते हैं, उस पे एआई वर्क करता है। मतलब ये कि एआई कुछ विशेष तौर पे ये नहीं है, मतलब कि उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, भगवान नहीं है कि सबको जानता है, वो वही जानता है। दरअसल गूगल और एआई का जो पहले जैसे था कि हम लोग कुछ भी गूगल में करेंगे चीजें मिल जाएगी, और एआई में भी मिल जाती है। एआई का थोड़ा सा अगर मैं ये कहूँ कि ये डेटा को ना उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग को, जो भी आप हिंदी में कर ले, यानी कि डेटा को प्रोसेसिंग करता है और आपके जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अनुरूप अनेक डेटाओं को मिलाकर एक उत्तर तैयार करता है, यही एआई है। तो मानिए आप इस बात को कि अगर चूंकि एआई को, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एलएलएम पर आधारित है, यानी इसमें बहुत सारे डेटा फिक्स दिए गए हैं, यानी कि जो भी उसके उत्तर होंगे उनमें निर्धारित डेटा, गिवन डेटा के आधार पे इनका ये जो भी आंसर होगा वो आएगा। तो 2018 की शायद बात है, एक बहुत बड़ा आरोप अमेजन के ऊपर लगाया गया था कि ये जो अमेजन है
वो महिलाओं के प्रति, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे जो भी ये चीजें आई थी, हालांकि उस वक्त तो बहुत ज्यादा जो एआई है प्रबल नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि ये बहुत बड़ी जायंट कंपनी है, तो स्वाभाविक तौर पे पहले से कुछ ना कुछ चीजें रही होगी। डेटा ये रही थी कि महिलाओं के लिए जो पूर्वाग्रह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करेक्ट या यूं कहें तो कनेक्ट किया गया था, कलेक्ट किया गया था, उसको इन्होंने माना। जो ये बातें बताई जा रही थी कि वो बहुत ज्यादा इफिशिएंट नहीं है वगैरह वगैरह, और ऐसा होने मात्र से जो महिलाओं की स्थिति थी उनके जॉब वगैरह में, उनको कम किया गया था। और ये उजागर कोई एक संस्था थी, उन्होंने ये बात कही, तब जाकर ये बातें समझ आई, और फिर अमेजन को माफी मांगना पड़ा आगे चल के। बहरहाल, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखने हेतु कोई संस्था नहीं है, तो उनकी जो एल्गोरिथम काम करता है वो एल्गोरिथम की जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको लेता हूँ। अगर आप चाइना को ये अगर एग्जांपल के तौर पे लें कि अगर वहाँ कोई भी, अगर मैं मान ली चाइना में हूँ, किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहता हूँ कि मुझे शी जिनपिंग के बारे में ये वो जो भी XYZ फैक्ट्स हैं वो बताएं, तो वहाँ इसके लिए एक प्रॉपर टीम है कि क्या वो डेटा पर्याप्त है या नहीं, या डेटा कुछ ऐसा तो नहीं जो लोगों को भड़का दे वगैरह वगैरह। यानी कि वहाँ एक तंत्र है जो सभी डेटाओं पर नजर रखती है। वही यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में कुछ ऐसी संस्था है नहीं कि जो एआई के डेटाओं पर नजर रखे। मतलब ये कि मैं अगर किसी भी जानकारी को एआई के माध्यम से प्राप्त किया, तो मैं अगर जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया अमेजन वाला, फिर से मैं लेता हूँ एक और एग्जाम्पल मेरे जहन में था, शायद मैं ध्यान नहीं दे पाया, लिखा नहीं, बट हाँ जो उसका क्रक्स थे वही मैं बताता हूँ। जब आप कोई भी क्या उसको कहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, शॉपिंग करते हो, तो अंत में एक फीडबैक जैसी स्थिति आपको देनी होती है, जिसे हम लोग रिव्यू जो भी आप कह लो। मतलब ये कि अगर आपने सामान खरीदा तो स्टार दें, इस तरीके से। तो एक आरोप ये लगा था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, विशेष तौर पे ये बीते 5 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे इन डेटाओं को, इन फीडबैक को प्रोसेसिंग करती है, और उसके अनुरूप जो भी निर्णय है वो लिया गया। लेकिन सवाल यहाँ तक करना कुछ गलत नहीं है। दरअसल कुछ ऐसा था कि कई बार जैसे मैं मान लो, मैं फ्लिपकार्ट, मतलब कौन है फ्लिपकार्ट के, वो बंसल करके कोई है ना, मतलब मैं बंसल हूँ, फ्लिपकार्ट मेरी कंपनी है, तो मैं पेड रिव्यूज करवाऊंगा, पॉजिटिव 5 स्टार इस टाइप का। चूंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास एक कॉग्निशन नहीं है, जैसे सही गलत का, नैतिकता का पहचान वो नहीं कर सकता। और यही एक बहुत बड़ी भूल या फिर गलती, या फिर कह लें कि लू और फॉल्स है एआई में, कि वो नैतिकता को नहीं पहचान पाता। अगर जिस दिन नैतिकता को वो रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा खुद से, जैसे हम लोग कहते हैं, तो फिर इंसान और आर्टिफिशियल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्तर जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहरहाल ये तो खैर बातें, और इस पे ऐसा कहा भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में इमोशन जैसी स्थिति को भी एआई के माध्यम से ये किया जा सकता है, संचालित, रेगुलेशन किया जा सकता है। बहरहाल ये तो अलग पक्ष है। मैं ये बात कर रहा था कि जो डेटा प्रोसेसिंग है बड़ी बड़ी कंपनी के द्वारा, वो आर्टिफिशियल तरीके से, पेड तरीके से वो 5 स्टार करवाते हैं, या फिर वो अपनी एक बाजार बनाते हैं। इसकी खुलासा बहुत सारे ऐसे कंपनीज या फिर संस्था होते हैं जो इन रेगुलर, ये नहीं, भारत का वो क्या है, कंपटीशन जो प्रतिस्पर्धा आयोग, जो आप कंपटीशन आयोग को क्या कहें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने इस बात को उजागर किया था। आपको पता होगा कि बिहार क्यों कह रहा, भारत में जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के बाद कोई भी कंपनी हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उनकी प्रतिस्पर्धा बनी रहे, इसके लिए वो ये करती है। अगर कल को, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लूं, जियो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कंपनी आती है और अपनी जो ये है मंथली जो उनका वो ये है स्लॉट बैलेंस का, मान लीजिए अभी 200 कुछ रुपए पर मंथ है, कल को वो 50 रुपए कर दे, तो भारतीय जो प्रतिस्पर्धा आयोग है वो इस पर बैन लगा सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होने मात्र से अन्य जो कंपनियां हैं सभी के ग्राहक यहाँ आ जाएंगे, तो उनकी कंपिटेंसी जो है वो ये हो जाएगी। दरअसल मैं ये बताना चाह रहा कि मतलब यहाँ एक चीज समझने की ये भी है कि प्रतिस्पर्धा आयोग जैसी एक संस्था है हमारे देश में, जो कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व है। उन्होंने ही इस बात का उजागर किया था कि फ्लिपकार्ट या कौन था ये, मैं ये नहीं कह रहा, बट एक बड़ी कंपनी थी जो अपने इस तरीके से डेटा को मैनिपुलेट कर रही थी। तो अंततः बात यही कही जा रही कि जो एल्गोरिदम संबंधी चिंता है,
जिस एल्गोरिदम के माध्यम से निर्णय लिया जाता है उसका ऑडिट होना चाहिए, ताकि तमाम जो लूप होल है, मैनिपुलेशन है, वो कम हो सके। तो एक चिंता थी। एक चीज और जो बातें कही जा रही, विशेष तौर पर ये देखा गया है, चूंकि जो डेटा कलेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा धरातल लेवल पे हो, ग्रास रूट लेवल पर जाकर हो, सूक्ष्म तरीके से हो, ये बहुत कम ऐसा देखा गया है। वो तमाम चीजें कई दफा आपने देखा होगा कि आपकी जो वो ये है ना, फोन आते हैं बताने के लिए, बताइए आपका क्या क्या ऐसा वैसा एक्सपीरियंस रहा, और उन्हीं फोन पर आधारित अनुभव को संचित करके अपनी एक डेटा बनाते हैं। हालिया में एक बात ये भी उभर कर आई थी कि जो भारतीय समाज है, जो ग्रामीण परिवार हमारे समाज में है, भारतीय समाज में, उनके प्रति एक नेगेटिव पूर्व धारणा एआई को विभिन्न मैनिपुलेशन डेटा के माध्यम से दिया गया। सीधे तौर पर ये कहें कि एआई इस बात को बताएगी कि जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है, भारत के जो समाज है, विशेष तौर पर ग्रामीण समाज, वहाँ बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन ये बात तो सही, अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन कई दफा उसमें बहुत ऐसी चीजें बताई जा रही है जो नहीं है, वैसे मतलब कि गलत बताया जा रहा। दरअसल ये कहें तो ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये मैं कहीं स्टडी पढ़ा था, एक रिसर्च आया था। किसने रिसर्च करा था? एक कोई वो थी संस्था, पता नहीं, बट बातें यही थी। बहरहाल तो यही बातें कही जा रही कि अगर आपके अंदर, देश के अंदर एक ऐसी स्केलेटन ना हो जो इन तमाम डेटा आधारित चीजों को मतलब एक्सपोज करे, मतलब अगर गलती है तो बताए, तो ऐसा संस्था हो, ऐसी बात कही जा रही है। बहरहाल पॉपों का आवाज आ रहा होगा। खैर, अगला जो चिंता हम ये कह रहे हैं कि चूंकि एक अधिनियम नहीं है तो उससे क्या चिंता, आर्थिक असमानता और श्रम कानून चुनौतियां। एआई के आने के मात्र से एआई जब भी, चूंकि आपको पता होगा कि कई, दरअसल हमारा जो समाज है ना, वो डेटा आधारित आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि जितना माइन्यूट डेटा, जितना द्रुत यानी कि रैपिडली डेटा का आप प्रोसेसिंग कर पाएंगे, संभवतः आने वाले लाभ का लाभार्थी उतना आगे मतलब आपको मिलेगा। तो इसी आधार पे जैसे अभी आईआईटी नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आज से 10 साल 20 साल पहले मैं अगर किसी आईटी कंपनीज में हूँ और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ ये बातें हैं कि जो भी मेल वगैरह आते हैं मैं उनको देखूं और जो भी उनके उत्तर प्रत्युत्तर है मैं उसको दूं। मतलब होता है ना कि अगर मान लीजिए मैं ऑनलाइन कुछ चीज मंगवाया और मुझे पसंद नहीं आया, तो कई दफा ऐसा होता है कि आप मेल लिखें ताकि आपकी समस्या का समाधान है तो वहां से कोई रिस्पॉन्स आए। फिलहाल 10 वर्ष 15 वर्ष या यूं कह ले, बहुत ज्यादा हो गया, 10 वर्ष पहले चाहे तो ये मैनुअली होता था तमाम चीजें। अब क्या होता है कि आप थोड़ा सा मैसेज करें कि वहां पहले से फीड है, अब वो तुरंत, जैसे व्हाट्सएप में भी आप देख लो, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कि पहले से कि कोई मैसेज करे तो तुरंत उधर से रिप्लाई आ जाएगा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस वगैरह 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 वगैरह, ये चीजें। तो इसी को ये बातें कही जा रही है कि हमारे जो बड़ी बड़ी, विशेष तौर पर जो वस्त्र, जो उसको क्या कहते हैं, जहाँ कपड़ा वगैरह बनता है, इस इंडस्ट्री को, जो भी नाम आप जान ले, कभी कभी ध्यान में नहीं आता है, अचानक से भूल जाता हूँ मैं। तो वो जो ये है तमाम चीजें, जो मशीनरीज ऑपरेट हो रही, जो मैनुअली पहले होती थी, 10 लोग मिलकर करते थे, आज एक एआई तकरीबन सैकड़ों मशीनों को अकेले ये कर रहा है। तो ये चीजें इस बात का द्योतक है, ये बात बता रही है कि आने वाले दिनों में असमानताएं बढ़ेगी और जो रोजगार जैसी स्थिति है वो भी कमेगी। एक रिपोर्ट मेरे पास था, मैकिंसन ग्लोबल एक संस्था है, जो ये बात बताई भारत के सापेक्ष में कि 2030 तक तकरीबन 60 मिलियन जो श्रमिक हैं फिलहाल लगे हुए, 60 मिलियन, आप सोच कर चले, फिलहाल ऐसे ही इतना बेरोजगारी है, तो आने वाले 5 सालों में 60 मिलियन ऐसे श्रमिक बेरोजगार होंगे। इसका वजह सिर्फ और सिर्फ एआई का प्रतिस्थापन है। मतलब ये कि जो लोग आज काम कर रहे हैं वो उनको बेरोजगार इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि एआई उसके जगह पे काम कर रहा है। तो ये भी एक समस्या है। तो ऐसी इस समस्या के समाधान हेतु, हालांकि आगे मैं समाधान हेतु भी कुछ पॉइंट बताया हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं ये कह देता हूं कि सरकार को एक ऐसी कुछ होना चाहिए कि आप उसको ना हटाएं। अगर आपके पास वो जुड़ा हुआ है, अगर एआई आप से इफिशिएंट तरीके से आप काम करवा पा रहे, तो कुछ ऐसी स्थिति बनाए जो उनको प्रतिस्थापित किया है, जो उनको रिप्लेस किया है, उनमें कुछ ऐसे स्किल दें और उन स्किल के माध्यम से कई जो और सेक्टर है वहां काम करवाएं। अगर ऐसी कुछ रेगुलेशन होती है तो जो बेरोजगारी जैसी स्थिति है वो शायद वो थोड़ा सा कमेगा। तो ये बातें थी। चौथा पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और
एक खतरा के रूप में भी है। 2023 में ही तो जो दिल्ली एम्स है, दिल्ली एम्स में साइबर अटैक होता है, साइबर हमला होता है। साइबर हमला में क्या क्या कहूँ, मतलब एक ऐसी, मतलब जो गोपनीय डेटा है दिल्ली एम्स के पास, वहां तक कई मतलब अनधिकृत लोगों का पहुंच हो जाता है। इसे ही हम लोग साइबर अटैक कहते हैं दरअसल। तो ये भी एक बहुत बड़ी खतरा है, चूंकि आज के दिनों में हम आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चीजों को एडॉप्ट करने में, अंगीकृत करने में आगे आ रहे हैं। यानी तमाम चीजें सभी और सभी एआई आधारित, आईओटी आधारित दरअसल चीजें संचालित हो रही है। और जो एआई है, इन्हीं आईओटी का समेकित रूप है। तो वहाँ साइबर हमले की जो एक स्थिति है वो बढ़ जाती है। आपने ये भी बात सुना होगा कि 2 या 3 महीने पहले कि चीन की तरफ से एक बहुत बड़ा गुब्बारा उड़ता हुआ है और कहीं न कहीं वो भारत की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तो उसमें जो डेटा प्रोसेसिंग है या फिर इमेज कैप्चरिंग है, इमेज डेटा एनालाइजिंग, जो भी तमाम चीज़ें उसमें कार्यरत हो रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और उसी के माध्यम से आपकी जो आंतरिक सुरक्षा है उसको एक तरीके से कह सकते हैं उसमें सेंध लगाया जा रहा था। तो ये भी हमारी सुरक्षा है। डीप फेक जैसी स्थिति मैंने बताया ही आपको कि इससे किसी की भी जो छवि है उसको धूमिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्मृति मानधना, क्या नाम है, जो भी मानधना करके थी, उनकी एक गलत प्रकार की छवि को ज्यादा वायरल कराया गया, ट्रोल कराया गया। एक चीज और है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से गलत सूचना को प्रसार किया जाना आसान है। जैसे कि 2024 के चुनाव में मोदी जी को डांस करवा दिया गया था। हालांकि ये बात मजाकिया तौर पे हम कहते हुए निकल जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी कंसर्न की चिंता है, मतलब एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है, चिंता की बात है। वो इसलिए भी क्योंकि यदि इस तरीके का अनधिकृत तरीके से किसी का भी अगर प्रतिलिपि यूज करके आप हो सकता है कि आने वाले दिनों में और इसे अभद्र तरीके से उनके जो भी अब ये है छवि है उनको धूमिल करने का प्रयास किया जाए। आपने देखा होगा पोर्नोग्राफी आदि तमाम चीजों में भी डिफेक का ज्यादा उपयोग हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। और एक डेटा भी आया था जिसमें ये बातें कही गई थी कि कई ऐसी जो साइट्स हैं जो सिर्फ एआई के माध्यम से इस तरीके की क्रिएशन करते हैं और उनकी जो ये फैन फॉलोइंग कह रहे हैं या फिर जो भी, फैन फॉलोइंग तो नहीं कह सकते, पर जो आर्थिक भागीदारी है वो लाखों करोड़ों नहीं, मतलब बहुत ज्यादा है दरअसल। तो ये भी एक कंसर्न की बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से गलत तरीके से भी पैसों का वो ये किया जा रहा। तो ये बातें थी। एक है बैंकिंग सुरक्षा, जैसा कि मैंने आपको कहा ही कि तमाम चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज बैंक में भी देख लो ना, आपकी जो भी क्यूरीज है वो एआई ये करता है। मान लीजिए आपने फोन लगाया, छोड़िए फोन लगाया तो छोड़िए, मान लिया आपने बैंक गया, अपने वो पासबुक है उसको डाला, जो भी तमाम चीजें आपने जानना चाहिए वो मतलब पहले से फिक्स है और वो एलएलएम पर आधारित है। तो वहाँ साइबर हमले होना थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो वनरेबल स्थिति बन जाती है। और एक बात और कि शुरुआत में मैंने कहा था कि जो एफआरटी है, मतलब फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से बैंकिंग जैसी स्थिति को और वनरेबल बनाया जा रहा है। लोग आसानी से इस तरीके का एफआरटी यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके आपकी एक इमेज बना लेते हैं, उसके माध्यम से फेस रिकॉग्निशन जो है उसका यूज करके बैंकिंग और भी जो डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर साइबर हमला जैसी स्थिति बनती है। अगला है पर्यावरणीय प्रभाव। एक बात आप ये बात जान ले, चूंकि जितनी अच्छी बात ये सुनने में लगती है कि तमाम चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, लेकिन आप इस चीज को आप थोड़ा सा बैकडोर से देखिएगा कि एआई जो काम करता है वो दरअसल कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है, वो डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। मतलब ये कि बेहतर इंटरनेट होना चाहिए, मतलब ये कि डेटा को कैप्चर करने हेतु बेहतर आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो जो हार्डवेयर है, जैसे मैं कह लूँ तो चिप है, माइक्रो चिप आदि तमाम चीजें हैं, इसको बनाने में बहुत ज्यादा जल का यूज, मतलब पानी का यूज होता है। एक डेटा जो मुझे ध्यान में आ रहा है, बहुत शायद मैं पहले कहीं पढ़ा था कि 80, और ये पानी है ना शुद्ध वाटर, मतलब प्योर डिस्टिल वाटर जिसको कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है 80% तकरीबन। तो ये बातें कहा जा रहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थिति सुदृढ़ होने हेतु
हमारे विश्व भर की जो भी व्यवस्था उसमें बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर बनाने, जो हार्डवेयर जैसी वस्तुएं हैं उनका डिमांड बढ़ेगा। अगर डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो बनाने में प्रोसेस है, उस प्रोसेस में लगा पानी, पेड़ पौधे, तमाम चीजें जो भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उनकी स्थिति बढ़ेगी। ये भी एक समस्या का सबब है, समस्या है दरअसल, क्योंकि इसको यूज करने हेतु काफी ऊर्जा का ये यूज होता है। तो ये कुछ चिंताएं ये थी कि हमारे विशेष तौर पे अगर एक शब्द में चिंता को क्या चिंता ये जानने का प्रयास करें तो ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को संचालित या संधारित या फिर कह रेगुलेट करने हेतु किसी भी प्रकार का तंत्र हमारे देश में नहीं है, और ना होने के कारण इससे उपजे जो भी कुप्रबंधन है उसकी जो भुक्तभोगी है विशेष तौर पे आम जनमानस है। क्योंकि पैसे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हीं के जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जो निगेटिव बातें बताई जा रही मध्यम वर्गों के माध्यम, मतलब मध्यम वर्गों के लिए बताई जा रही, तो ये एक समस्या है। और कहीं ना कहीं समस्या के समाधान है तो सरकार को एक उपाय लाना चाहिए, मतलब एक संस्थागत ढांचा लाना चाहिए जो इन तमाम चीजों को रेगुलेट करे। और एक एग्जाम्पल क्या, मैं एक बात बताता हूँ। 24 में ही मार्च की बात होगी शायद, क्योंकि मैं मार्च का मैगजीन पढ़ रहा था, तो पहले की बात होगी, मार्च की मैगजीन है तो जनवरी फरवरी की बात होगी। यूरोपीय यूनियन ने एक जो यूरोपीय यूनियन है वो एआई को बेहतर तरीके से संचालित या रेगुलेट करने हेतु एक फ्रेमवर्क लाई है। तो मैंने विस्तार से उस फ्रेमवर्क तो नहीं पढ़ा क्योंकि मेरी वो मतलब मेरे विषय में नहीं थे, बट हाँ जहां तक मैंने पढ़ा वो कुल बातें ये समझ आई कि भारत उसको अपने देश में लागू कर सकता है। हालांकि ये कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश की है और जो यूरोपीय यूनियन यानी जो यूरोप कंट्रीज है वो काफी डिफर है, और उनकी जो भी संस्थागत एंटिटी है दरअसल वो काफी परिपूर्ण है, हमसे ज्यादा हाईटेक है। तो कहने थोड़े से सुधार और गुंजाइश के साथ उसको अगर आप आदर्श के रूप में स्वीकार करते हुए अपने देश में अगर लागू करें तब भी सही होगा। हालांकि ये चीजें देखने की योग्य है कि भारत सरकार इसके लिए क्या करती है, विशेष तौर पे रेगुलेशन से संबंधित। तो अब थोड़ा सा ये जो मेरा अगला नोड है वो ये है कि एआई को रेगुलेशन मतलब एआई रेगुलेशन हेतु क्या क्या उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए जिससे कि थोड़ी बहुत जो हमारे समक्ष चुनौतियां उसको ओवरकम किया जा सके। तो चलिए, तो इसको मतलब रेगुलेशन हेतु सबसे पहले तो एक समर्पित कानून होना चाहिए। मैंने शुरुआत में ही कई दफा कहा, ये बातें कही कि भारत में कोई भी ऐसा समर्पित कानून नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करे। तो सबसे पहला क्या उपाय हो, एक समर्पित कानून हो, ताकि चूंकि कानून आने मात्र से बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो डर के अंदर आ जाती है। अगर मैं किसी भी प्रकार का दुरुपयोग कर रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मेरे जहन में ये बात है कि इसके प्रति कोई विशेष कानून नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं एक उत्साहवर्धन तरीके से और भी उसको दुरुपयोग करूंगा। वहीं हाँ ये बात भी हो सकती है कि कई दफा लोग डरते नहीं, लेकिन हाँ 100 में कम से कम अगर 10 लोग बच रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो वो कमी आएगी, मतलब दुरुपयोगी में। वही कहा जा रहा है, जैसे मैं अगर सोच लूं कि मैं जाता हूँ किसी प्रकार का किसी को किलिंग करने, दरअसल तो मेरे जहन में बातें आएंगी कि सरकार है, सरकार आपको पनिश करेगी। तो कहीं ना कहीं कानून के आने मात्र से एक बाधा उत्पन्न होता है आपके और दुरुपयोग के मध्य में, मतलब एक जो अपराधी है और जो अपराध है उसके बीच का एक कड़ी का काम करता है कानून, जो ये रोकता है दरअसल होने में। बहरहाल तो मैं ये कह रहा कि पहली एक वो समर्पित कानून होना चाहिए। दूसरी बात, एआई को रेगुलेट करने हेतु एक स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। दिशा निर्देश इन द सेंस, दिशा निर्देश किस बात का कि हाँ वो तमाम चीजों को चेक करे कि जो नैतिक, मतलब विशेष तौर पर नैतिक दिशा निर्देश कह ले तो नैतिक दिशा निर्देश से आप समझते होंगे नैतिक मतलब दरअसल क्या, कि जो सही है दरअसल। तो कुछ ऐसी चीजें हों, कुछ ऐसे प्रावधान हों जो इस बात को इनकरेज करे कि आपको ये तमाम चीजें इस दिशा में करनी है, इस दिशा में नहीं करनी है। तो ये चीजें होनी चाहिए कानून के माध्यम से। तीसरी, इसी में अगला ये है कि थोड़ा सा इसको एक जवाबदेही तंत्र के रूप में भी स्थापित किया जाए। मतलब ये जवाबदेही तंत्र का मतलब क्या, कि अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अगर सही कर रहे हैं तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, अगर गलत कर रहे हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। ऐसी कोई स्थिति होनी चाहिए। मतलब अगर आप
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर तरीके से यूज करके सामाजिक कार्यों हेतु कुछ बेहतर परिणाम ला रहे हैं। मतलब ये मान लीजिए आपने डेटा का संसाधन किया, संस्कृत किया, प्रसंस्कृत, परिसंस्कृत, दरअसल परिसंस्करण, प्रसंस्करण, ये प्रोसेसिंग विच मीन्स किया। मतलब ये कि जो भी मान लीजिए मैं अगर एआई का उपयोग करके अपने देश के या फिर अपने राज्य के किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करता हूँ कि यहाँ कितने लोग किस बीमारी से ग्रसित है, और ये चीजें आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ही चीजें होंगी। मतलब मैंने ये किया कि एजुकेशन का स्तर क्या है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी स्थिति है वो कितनी है, किस हद तक है। अगर ऐसा कर पाने में मैं सक्षम हूँ और मैं डेटा का एनालाइज करके आई के माध्यम से अगर कुछ निष्कर्ष निकाला, तो अगर ऐसे करने वाले को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो ये बातें कही जा रही कि जवाबदेहिता होनी चाहिए। अगली बात है रिस्क क्लासिफिकेशन, विच मीन्स जो रिस्क है उसका एक वर्गीकरण हो। तो अगर हम इसको कैसे अगर समझना चाहे तो ये कि मैं कैसे बताऊं, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा कि रिस्क वर्गीकरण मतलब ये हुआ कि जैसे एक एग्जांपल कि एआई को हम कैसे, मतलब ये एक कानून हो, दरअसल कैसे बताऊं मैं, दरअसल खैर एग्जांपल अगर ध्यान में दूं, ध्यान लाऊं तो खैर छोड़िए, नहीं आ रहा है एग्जांपल उस तरीके से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये तमाम हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे समाधान होंगे जिसके बहुत सारे ऐसी समस्या है जिनके समाधान नहीं है, तो एआई आधारित समाधान हो, ऐसा कोई फ्रेमवर्क हो कि एआई के माध्यम से समाधान लाया जा सके। बहरहाल, और अभी कहा ही कि ये तमाम चीजें कहाँ से हम थोड़ा सा सीखने, मतलब आदर्श के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय संघ है, वहां से सीखने की आवश्यकता है। अब दूसरा जो सुनिश्चित करने तो उपाय हो सकता है वो है एल्गोरिथम को जवाबदेही और ऑडिट की अनिवार्यता। ऑडिट मतलब वही चेक करना बार बार कि आपकी जो डेटा है वो सही है कि नहीं, आपकी जो ये है, तब मतलब ये कंक्लूजन एआई आधारित जो समस्या का समाधान आपने प्राप्त किया वो समाधान सही है कि नहीं। तो इस तरीके से ऑडिट हो, ताकि अगर पूर्वाग्रह जैसी स्थिति है उसको न्यून किया जा सके, उसको कम किया जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एआई के माध्यम से अनेक पूर्वाग्रह जो वाकई में भारत के समाज में व्याप्त लोगों में नहीं है, बताया जा रहा है कि ऐसा है, गलत तरीके से उसे प्रसारित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति ना हो। और दूसरी बात अकुशलता और हाँ नैतिक कमी लगाया जाता है, वो तो ठीक है। अकुशलता दरअसल पॉइंट लिखा हुआ भाई, मैं देख रहा था, मतलब ये कि चूंकि मैं अगर किसी भी प्रकार से एआई के टच में हूँ दरअसल, तो मेरे अंदर इतनी स्किल या इतनी क्षमता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज किया जा सके। तो कोई कैसा रूल और रेगुलेशन आए कि अगर आपकी कंपनीज या कोई भी बड़ी एंटिटी एआई के माध्यम से किसी भी कार्य को संपादित करने को सोच रही है, तो पहले उसके लिए प्रशिक्षण, उसके लिए एक आप कह लो कि स्किल डेवलपमेंट जैसी स्थिति हो, जिससे ये साफ तौर पे विश्वास किया जा सके कि हाँ, जो भी इसके द्वारा या इसके माध्यम से या इस संस्था के माध्यम से एआई को उपयोग करके तमाम चीजें बनाई जाएगी, वो कहीं ना कहीं तार्किक होगा, प्रासंगिक होगा। तो इसके पहले आपको क्या करना होगा, एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम चलाना होगा। दरअसल ये मतलब ये कहा जा रहा है ना कि यूं ही किसी को एआई का उपयोग करने का अधिकार ना दिया जाए, उसके पहले उसको प्रशिक्षित किया जाए, ताकि और नैतिकता उनके अंदर डाली जाए कि इसका प्रयोग कहीं ना कहीं सापेक्षिक रूप से सकारात्मकता की ओर ले जानी है, पॉजिटिवली इसे यूज करना है। नहीं तो फिर वही डिफेक्ट जैसी स्थिति आएगी और लोग उसको दुरुपयोग में लाएंगे। तो ये बातें कही जा रही। तीसरा है प्रमोशन एआई यूज थ्रू विनियामक और एक सैंड बॉक्स मैंने शब्द लिखा, दरअसल टूटी फूटी शब्द मैंने लिखा ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे क्या बताना है। जैसा ये बातें कही जा भी रही है और आपने इस बात को भी देखा होगा कि अभी हमारे समाज में बहुत ज्यादा एआई का प्रयोग नहीं हो रहा है, विशेष तौर पे शिक्षण संस्थान में नहीं हो रहा, और भी जो चिकित्सक संबंधी यूजेज हैं उस पर नहीं हो रहा। अगर थोड़ा सा अपना प्रकाश डालें इस बात को लेकर कि हम कैसे एआई का यूज एजुकेशन सेक्टर में या शिक्षण संस्थान में करें, तो थोड़ा सा आपकी शायद वो इंटरनल
जो बल्ब है वो शायद वो नजर लगा पाए, उस पर देख पाए। बहरहाल मैं ये कह रहा कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, मान लीजिए आने वाले दिनों में अगर मुझे मौका मिला और मैं किसी जिले का अधिकारी के रूप में मैं सेवा हेतु वहाँ अगर मैं नियुक्त हुआ, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये चीजें पहली मतलब जान पाने में सक्षम हो जाऊंगा कि हमारे जो जिला है, वहाँ किस जिले के किस क्षेत्र में किस प्रकार की बीमारी ज्यादा हावी है। हो सकता है कहीं टीबी वाले ज्यादा, हो सकता है कहीं किसी भी प्रकार से जो भी रोग हैं वो ज्यादा हो, चूंकि अभी हमारा जो तकरीबन 80% का जो क्षेत्र है, भारतीय क्षेत्र, वो ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनेकों अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां जिन्हें उन्हें खुद नहीं पता बीमार व्यक्ति को कि उन्हें क्या क्या बीमारियां हैं। तो एआई का उपयोग करके उन तमाम बीमारियों को एक डेटा के रूप में कलेक्ट किया जाए, और फिर चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब तक किसी का कल्याण, अगर किसी का कल्याण करना, सामाजिक कल्याण है, तो आपको नीति बनाने हैं, तो आपकी नीति उतना ही कारगर होगी जितना माइन्यूट लेवल पे आप डेटा को एनालाइज करेंगे, जितना माइन्यूट लेवल पे आप डेटा को एकत्र करेंगे। तो अगर डेटा कलेक्शन में जो भी ये है, अगर आप एआई का यूज करते हो तो कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, और आप ये इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाओगे। बहरहाल मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि यूजेस को बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी मतलब लिमिटेड क्षेत्रों में एआई का प्रयोग है। तो बात वही कही जा रही कि अगर जब तक आप इसका एक बेहतर संस्थागत अवसंरचना तैयार नहीं करेंगे, ये बहुत मुश्किल हो पाएगा कि इसके यूजेस को आप डाइवर्सिफाई कर पाओ। तो बेहतर यूज हो, अनेक क्षेत्र में हो, इसके लिए क्या है कि यूज करने के पहले संस्थान बनाया जाए। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा है। तो ये बातें थी, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल में स्मार्ट शहर आपने सुना होगा। हालांकि स्मार्ट शहर हम लोग कहते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है आधिकारिक तौर पे उसका परिभाषित तो नहीं है विशेष तौर पे, लेकिन हाँ, एक जो मोटा मोटा परिभाषा निकल कर ही आता है कि जिस भी शहर, मतलब अगर आपसे पूछ दे कि स्मार्ट शहर का मतलब क्या है, तो आप इसको ऐसे प्रत्युत्तर दे सकते हो कि जिस भी शहर में शिक्षा की जो एजुकेशन सिस्टम वो बेहतर हो, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, सड़क आदि बेहतर हो, फिर क्या बच गया, चिकित्सक, विच मीन्स वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग टू योर मेडिकल हॉस्पिटल आदि आदि है, अगर वो बेहतर है, सीधे तौर पे कहते हैं काम का है, तो वो शहर जो है वो ये है, मतलब स्मार्ट शहर है। काम का है का मतलब क्या है, दरअसल ऐसा देखा गया कि हमारे ग्रामीण परिवेश में अनेक ऐसे हॉस्पिटल हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, दीवारें हैं, मतलब दीवार बना है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है बहुत ज्यादा। तो ये चीजें कही जाती है कि स्मार्ट शहर तभी होगा जब इफेक्टिव तरीके से सभी चीजों का संचालन निर्धारित समय से या फिर निर्धारित रूप में हो, वही स्मार्ट शहर है। तो इस तरीके से मतलब कि निर्धारित समयावधि में तमाम चीजें संचालित हो, इसमें एआई का उपयोग किया जा सकता है। जैसा कि मैंने फिर से आपको कहा कि सबसे ज्यादा जो यूज आने वाले दिनों में होगा एआई का इन सब क्षेत्रों में, वो है डेटा कलेक्शन। क्योंकि डेटा कलेक्शन अगर आपके पास नहीं है, आपको जानकारी ही नहीं है कि कौन से कितने मरीज हैं, तो आप क्या फिर ये बना पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि आपके जिले में कितने कैंसर मरीज हैं, तो आप कैसे ये संभव हो पाएगा कि आप कैंसर के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बना पाओ। तो आपके नीति तभी ग्रास रूट लेवल पे ये हो पाएंगे, मतलब एक आकार ले पाएगा जब तक आपके पास डेटा, मतलब जब तक आपके पास प्रॉपर डेटा हो। वही कहा जा रहा, वही मैं ये यहाँ पे कह रहा कि स्मार्ट शहर जैसी स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए एआई का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी चीज है, अगर हम इसको इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारे देश में आज भी ये नहीं पता होता है, हालांकि विगत वर्षों में जो एक डेडिकेटेड ये है सैटेलाइट स्थापित की गई है हमारे देश में, जो इसी बात को मतलब ये डेटा कलेक्ट करती है कि कहाँ कौन सी स्थिति है, इसको और सूक्ष्म तरीके से ये हो, निगरानी हो। दरअसल एक तौर पे कहें तो निगरानी तंत्र के लिए एआई का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि एआई दरअसल तमाम चीजों को तुरंत ऑब्जर्व कर लेगा, तुरंत ये कह लेते हो तमाम चीज, जो भी स्थिति बदलाव हुई उस बदलाव को आपके पास भेज देगी। तो ऐसी अगर स्थिति सुदृढ़ होती है के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो कृषि अर्थव्यवस्था है, दरअसल जो तकरीबन आप कह सकते हो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, वो और सुदृढ़ होगी।
तो ये था कि प्रमोशन विच मीन्स कि बढ़ाया जाए एआई के प्रयोग को। अगली बात है कि मतलब ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि एआई को कैसे और बेहतर तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। तो उस क्रम में चौथा पॉइंट है डाटा पारदर्शिता को बढ़ाना। मैं बार-बार या हर कोई जो भी संस्था है वो इस बात को ज़रूर कहती है कि जब तक आपके देश में किसी भी डेटा को लेकर पारदर्शिता नहीं होगी, तो मुश्किल है कि लोगों का आपके ऊपर विश्वास बने। जैसे विगत वर्षों से या विगत जब चुनाव हुए थे तकरीबन जून-जुलाई के आसपास, तो आपने बॉन्ड वाली स्थिति सुनी होगी जो आरबीआई द्वारा चुनावी बॉन्ड की स्थिति। चूंकि डेटा पारदर्शी तरीके से लोगों के समक्ष नहीं रखा गया, तो कई ऐसे जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने इस बात को कही कि हमारे देश में अगर इस तरीके का अंधविश्वास जैसी स्थिति होती है तो लोगों का लोकतंत्र के प्रति जो एक विश्वास वो टूटेगा। तो यही बातें कही जा रही कि जब भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किसी भी डेटा को आप एकत्र करते हैं तो उसमें जितना ज्यादा पारदर्शिता हो उतना ज्यादा लोगों का विश्वास होगा। और एक लोकतंत्र होने के नाते, एक बहुत बड़े संस्थान होने के नाते लोगों का आपके तंत्र पे विश्वास हो या विश्वास बने रहे, ये बहुत जरूरी होता है। चाहे वो तंत्र कोई भी हो, चाहे राजनीतिक तंत्र हो, आर्थिक तंत्र हो, भौगोलिक तंत्र हो, आपकी गवर्निंग बॉडी जैसी कोई भी एक तंत्र हो, जब तक विश्वास है लोगों का तब तक ये मानकर चलिए कि वो चीजें अस्थायी तरीके से चलेगी, अराजकता का माहौल नहीं आएगा। जो ही थोड़ी सी वो विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी जिसे कहते हैं, अगर डेंट हुई, कमी आई, तो अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वही बातें कहा जा रहा कि चूंकि आने वाले दौर में तमाम चीजें एआई आधारित होगी, तो जो भी डेटा है उसमें पारदर्शिता लाया जाता है। तो पारदर्शिता में मतलब डेटा की पारदर्शिता क्या है? अगर मुझे आप मेरे से आप अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो मैं जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 से आता है मैं उसके पास जाऊंगा। और मैंने उसमें पढ़ा क्या, विशेष तौर पे कोई डेफिनेशन है ही नहीं कि गोपनीयता क्या है, प्राइवेसी क्या है। कभी आज से 10 साल पहले ये माना जाता था, 15 साल पहले, कि आपके नाम, आपके आधार कार्ड तो नहीं थे, बट हाँ आपके डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीजें बिना आपकी अनुमति के कोई नहीं ले सकता। पर आज इसे गोपनीयता में नहीं रखते हैं। हर कंपनी, हर व्हाट्सएप, तमाम चीजें जो भी उनके पास ये है। तो वक्त के साथ गोपनीयता की परिभाषा बदलती है और ये इसमें एज अ इंडियन सिटीजनशिप, एज अ उपभोक्ता कोई ज्यादा ये है भी नहीं, मतलब उतना ज्यादा दिक्कत परेशानी है नहीं। परेशानी तब होती है जब आपके डेटा का दुरुपयोग होता है, आपके व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग होता है। जैसे एक हमेशा एग्जांपल मैं लेता हूँ, थोड़ा सा मैं फिर से ले लूँ तो ये कि मेरे पास या फिर आपके पास भी ऐसा होता होगा कि कई ऐसे नंबर्स, कई ऐसे मैसेजेस आते होंगे जिससे मतलब आप इरिटेट हो जाते होंगे कि आपको फाइनेंस के तरफ से, कोई गेमिंग ऐप की तरफ से, या कोई सॉरी किसी भी की मतलब जैसे मान लिया जाए मैं जेपटॉप डाउनलोड किया, मैंने वहां नंबर दिया, दरअसल होता यह है कि वो नंबर को और भी बेच दिया जाता है। दरअसल ये ज्यादा जो ये क्या उसको कहते हैं यूज करता है वो व्हाट्सएप ऐसा करता है, ऐसा उनके ऊपर आक्षेपण काफी बार देखने को मिला कि व्हाट्सएप अपने डेटा को दूसरों पे बेचती है। और एक बात आप जानकर हैरान होंगे कि उसके जो ये होते हैं मतलब मुद्रण विच मीन्स पैसा, वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब दरअसल उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां इन डेटा को बेचकर ही चलाती है। हालांकि विगत दिनों से जिस तरीके से व्हाट्सएप भी प्रचार प्रसार को बढ़ाया है, मतलब अपने ऐप में वो जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाई अप करके कि आपके ऐप को हम प्रचार करने बहरहाल, तो वहां से पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों पहले, क्योंकि व्हाट्सएप आप सोचिए ना, व्हाट्सएप पैसा मतलब आपको फ्री में सेवा दे रहा है। ये बात पता होगा आपको कि जो ये कॉमर्शियली नहीं, उसको क्या कहते हैं, जो बिजनेस पर्सपेक्टिव से होता है, जो यूज करता है उसको उसको पे करने होते हैं व्हाट्सएप को। लेकिन पहले शुरुआत में ये चीजें नहीं थी। शुरुआत में सिर्फ चूंकि उसको डेटा कलेक्ट करना था, लोगों का एक डेटा बेस बनाना था, तो डेटा बेस बनाने के लिए उन्होंने फ्री वो कर दिया सबको। तो उनके पास नंबर चले गए, कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह चले गए। आपको ये लगता होगा, मुझे भी कुछ दिन पहले ये लगता था कि अगर मेरे डेट ऑफ बर्थ वो जान ही लेगा तो क्या हो जाएगा इससे। अगर मैं आपको बता दूं कि मेरी उम्र XYZ वर्ष है, तो इसमें मतलब अगले व्यक्ति को क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा? तो होता है, बहुत होता है। अगर चूंकि इसके तर्क संगत नहीं, पर मैं फिर भी थोड़ा सा अगर बात निकला है तो बता देता हूं। अगर एक चलिए इसको बताने से पहले आपको मैं ये एग्जांपल देता हूं। कभी आपके पास या आपके फोन में मर्सिडीज का ये कॉल, एक सेकेंड, किसी का कॉल, which one is there?
ओके। हाँ, मैं ये कह रहा कभी आपके पास क्या कह रहा था, हाँ, मर्सिडीज या फिर BMW या फिर जो भी बड़ी बड़ी ऐसी कंपनीज है, उसका प्रचार या प्रसार आया आप में? संभवतः नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ नहीं आया होगा, क्योंकि ये सब तमाम चीजें ना एल्गोरिदम पे काम करती है, और ये एल्गोरिदम इसी पे बनता है जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं, जो ये डेटा शेयरिंग है। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था, पारदर्शिता को लेकर ये बात निकली थी कि अगर मेरी उम्र किसी को पता हो तो क्या होगा। अगर पता चल जाए कि मेरी उम्र तकरीबन 25 वर्ष 26 वर्ष है, तो मेरे पास, अगर मतलब ये कंपनी को, और चूंकि नंबर और ये क्या उसको कहते हैं, ईमेल आईडी, कोई CISF कुमार करके हैं, थैंक यू CISF कुमार, थैंक यू जी। मैं क्या कह रहा था, दरअसल भूल गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हाँ, कि अगर बड़ी कंपनियों को पता है कि मैं एक युवक हूँ, मुझे मेरी मेरी उम्र 24 साल की है, तो ये बात या ये अंदाजा लगा पाने में बहुत सटीकता से ये सक्षम हो पाएंगे कि मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। अगर मैं 24 साल का हूँ तो मुझे एक बेहतर घड़ी की जरूरत पड़ेगी, एक बेहतर, हो सकता है मेरे जूते की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है एक बेहतर मोबाइल का जरूरत पड़े। तो मेरे पास जो भी प्रचार प्रसार के लिए आएंगे, उसी के अनुरूप आएंगे। मान लीजिए मैं अपने मोबाइल में अभी ये कर दूं, जो एज वेरिफिकेशन टाइप का वो होता है कि मैं 50 60 70 कुछ भी लिख दूं, तो वहां जो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार आएगा, प्रचार आएगा, वो इस बात को लेकर आएगा कि आप बीमा करा ले। आपको इस बात का आएगा कि चूंकि वो जानते हैं कि आखिरी अवस्था में है, जो मेडिकल इश्यूज है वो इस उम्र में ज्यादा होता है, तो जो भी प्रचार प्रसार आएगा कि आप ये करवा ले, वो करवा ले, जिससे आपको इतने पैसे मिलेंगे, वगैरह वगैरह तमाम चीजें। तो यही बातें कही जा रही है। आपको ये बात शायद समझ में आया होगा कि आपके व्यक्तिगत डेटा, हम आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। कैसे? थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तो वही कहा जा रहा है कि डेटा पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिए। और डेटा पारदर्शिता क्या है, इसका एग्जांपल थोड़ा, या सॉरी, इसकी परिभाषा थोड़ी बहुत आपको, जो व्यक्तिगत डेटा क्या उसको कहते हैं, संरक्षण अधिनियम 2023 उसमें बताया गया था। बहरहाल, अगली बात क्या कही जा रही कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको हरित एआई प्रथाओं द्वारा, मतलब चूंकि मैंने आपको पहले अभी कहा, एक एग्जांपल, क्या मैं एक डेटा बता रहा हूँ कि 10 गीगावाट था या मेगावाट था, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ था कि जो चैट GPT 3 है, एक दिन में 10 गीगावाट, अगर मैं गलत, 10 तो है, गीगावाट है मेगावाट, आप इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूंगा मैं बाद में, उतना ज्यादा लगता है एनर्जी एक दिन में अगर वो संचालित होता है। तो यही बातें कही जा रही कि अगर आपको एआई को एक सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक शब्द, जैसे मैंने कहा, हरित प्रथा आधारित। हरित प्रथा मतलब यही होता है कि पर्यावरण के अनुकूल आपको ऐसे मतलब इस तरीके से एआई को आगे बढ़ाना है कि बहुत ज्यादा एनर्जी ना लगे। चूंकि आपको एआई तमाम चीजें आईओटी पर आधारित है। आईओटी क्या होता है? दरअसल जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और चूंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एआई काम करता है, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए अनेकों अनेक पैसे, अनेक अनेक साधन संसाधन लगता है। तो साधन संसाधन की बात जहां आएगी, पर्यावरण वहां केंद्र में आई जाता है। तो वही बातें कहा जा रहा है कि अगर आपको एआई को डेवलप करना है, तो आपको एक सबकॉन्शियस या यूं कह ले, आपको दिमाग में ये बात रखनी होगी कि कहीं ना कहीं इसे पर्यावरण अनुकूल बनाया जाए। मतलब ये कम पैसों में बनाया जाए, मतलब ये कम संसाधन में बनाया जाए, बात बराबर ही हुआ बेसिकली। और दूसरी बात ये कि कम एनर्जी खपत हो, इस आधारित पे बनाया जाए। तो अगर हम इस तरीके से सोचकर, इस विचार के साथ एआई को एक बेहतर स्वरूप देना चाहें आने वाले भविष्य में, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे साधन संसाधन के लिए सही होगा, उचित होगा, उपयुक्त होगा। तो एक तो ये थी कुछ विशेष बातें। दरअसल हम लोगों ने आज देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। दरअसल कुछ नहीं है, LLM बहुत सारे डेटाओं का संग्रहण है। उस डेटाओं को थोड़ा सा ये जो एक स्टेप आगे बढ़ के आई करता है, उसको संसाधित करता है, प्रोसेसिंग करता है। गूगल प्रोसेसिंग उस तरीके से नहीं कर पा रहा था, नहीं तो गूगल से ज्यादा डेटा थोड़ी ना एआई के पास होगा। एक बात ये भी है, आप कभी अगर मौका मिले तो देखिएगा, सुनिएगा कि गूगल के पास ये डेटा इतना आया कहाँ से। दरअसल गूगल से कुछ भी पूछो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जवाब देता है। तो गूगल, अगर कभी मौका मिला, जैसे आज एआई के बारे में बात करने का मौका मिला, तो कभी अगर मुझे इस बात को एक्सप्रेस करने की ये अगर वो जरूरत पड़ा कि गूगल कैसे काम करता है, तो मैं वहां भी बताऊंगा कि गूगल पर डेटा कहाँ से आते हैं। आप कुछ भी पूछो, उन डेटाओं को कैसे वो संसाधित करके आपके समक्ष रख देता है। ये भी एक, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां बातें समझ आएगी। बहरहाल, तो बातें आज चली आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस और भारत के मत जो विभेद है, मतभेद है, उसको लेकर, और अंततः बातें यही समझ आई कि इस क्षेत्र में भारत बहुत कमजोर है। ना कोई विशेष प्रावधान है, ना कोई विशेष नियम कानून है जिसके माध्यम से संचालित किया जाए। और चूंकि ऐसे कोई प्रावधान नहीं है तो इसके इसके दुरुपयोग के जो मायने हैं कई स्तरों पे बढ़ जाती है और ज्यादा हो जाता है। तो दुरुपयोग को कम करने हेतु, संचालन को सुनिश्चित करने हेतु एक फ्रेमवर्क लाया जाए। और मैंने ये भी बात कही कि फ्रेमवर्क का अगर आपको एक आदर्श के रूप में लेना हो तो यूरोपीय यूनियन ने इस क्षेत्र में या इस कदम में एक उत्कृष्ट काम किया है। दरअसल उन्होंने एक फ्रेमवर्क लाया, उस फ्रेम मैं बताऊंगा कभी कि ये क्या है, कैसे कैसे तमाम चीजें होंगी। लेकिन फिर भी एक लूपहोल है, लूपहोल क्या कहूंगा, एक थोड़ी सी निगेटिविटी रहती है, क्योंकि वो जो भी नियम कानून लाए हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके आधारित लाए। भारत में वैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि यूरोप के देशों के अंदर। तो फिर भी, लेकिन चूंकि किसी न किसी रूप में तो हमें स्थापित करना ही है रेगुलेटरी बॉडी, तो एक आदर्श के रूप में देख सकते हैं। बहरहाल फिर हम लोगों ने देखा कि फिर हम लोगों ने क्या देखा था दरअसल, हाँ, कि इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, मतलब एआई को अगर बेहतर तरीके से यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीजें देखिए। आखिरी में ये देख लिया कि इसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं। दरअसल बड़ी बड़ी मैंने एग्जांपल भी बीच में दिया, अगर आपने शुरू से देखा होगा तो पता चला होगा कि कैसे फ्लिपकार्ट और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फीडबैक जैसी स्थिति को मैनिपुलेट करती है, पेड फीडबैक मतलब कि ये करके, एक्वायर करके, आर्टिफिशियल का बहाना लेकर अपनी एक ये बनाती है, नया बेस बनाती है, जो जैसे कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा आयोग है भारत की, उन्होंने इस बात का उजागर किया। तो ये तमाम बातें थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत के अंदर फ्रेमवर्क न होने के संदर्भ में थी। तो मुझे उम्मीद है आपको इस थोड़ी सेशन से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स बोल दी, कमेंट बॉक्स दरअसल इसे कहते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ और लिखता है, टॉप चैट। टॉप चैट में बता सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मिलते हैं कल फिर से अपने निर्धारित समय के अनुसार। और चूंकि शायद आज थोड़ी सी विलंब हो गई थी आने में, पर कोई नहीं, ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण था, विशेष तौर पे इस बात को लेकर कि जिसके आधार पे हम भविष्य को देख रहे हैं उसका आधार ही बिना किसी बंधन का है, मतलब फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक आप खुश रहें, पढ़ाई करते रहें, परिवार के साथ समय बिताते रहें। शुभ रात्रि आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।